Hello बच्चों, hope you are good and having a great day so far. My name is Gaurav Sharma and welcome to Kelvin. बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर एनिमल किंगडम से। किसके बारे में? इन्वर्टिब्रेट्स टॉपिक के पार्ट 1। सर पार्ट 1 कैसे? देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 इन्वर्टिब्रेट्स दो पार्ट में आएगा, फिर उसी तरीके से कॉर्डेट और वर्टिब्रेट जो है वो दो पार्ट में आएगा, ठीक है। और इन पार्ट्स में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बच्चों करने वाले हैं जो आपकी स्टडी में 8-10 चांद तो लगा ही देंगे, ठीक है। सो आपकी स्टडी को और भी स्मूथ बना देंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी में और भी ज़्यादा चमक आ जाएगी, शाइन आ जाएगी बच्चों, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली इन्वर्टिब्रेट टॉपिक्स को डील करेंगे, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स में, राइट। अब इसी तरीके से हमने बच्चों और भी तरह की वीडियोस आपके लिए बनाई हैं, जैसे कि माइंड मैप है, जैसे कि वन शॉट है। अब किसी ने अगर मान लो कि अगर आप पहली बार देख रहे हो, आपने पहली बार इस वीडियो पे अचानक से आए हो और आप पहली बार इसको देख रहे हो, तो आपको अगर एनिमल किंगडम चैप्टर नहीं आता तो आई बटन पे जाके या लिंक डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, आपको पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जैसे ये है। इसी तरीके से बाकी के चैप्टर्स के शॉर्ट में अगर चैप्टर पढ़ चुका है लेकिन शॉर्ट में यार 10-5 मिनट में रिवाइज करना है, माइंड मैप की लिस्ट है आपके पास, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जाके देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे चैप्टर्स के लिए और सारे सब्जेक्ट में आपके लिए काम किया है, राइट बच्चों। लेकिन ज्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं टॉपिक इन्वर्टिब्रेट्स के। एनिमल किंगडम बच्चों इतना मजेदार चैप्टर है, ये तो आप लोग जानते हैं अगर आपने पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा तो देखो कितना मजेदार है, सीखते हैं जरा इसके बारे में। सो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे बच्चों, हम लोग डील करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की, और सवाल है यहाँ पे डिफाइन द टर्म पोइकिलोथर्म्स। देखो यहाँ कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे बच्चों, इन्वर्टिब्रेट से पहले जो एक बेसिक सेगमेंट है ना चैप्टर का, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे पोइकिलोथर्म्स है, हम लोग जानते हैं कि जो पोइकिलोथर्म्स एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स हैं जो वार्म ब्लडेड नहीं होते, जो वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं होते। पोइकिलोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहली बात। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल इनको क्यों बोलते हैं? देखो जी, हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, बर्ड्स वार्म ब्लडेड एनिमल है, वी हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। कितना होता है हमारी बॉडी का? लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। अब जैसे आपने कभी मगरमच्छ को या फिर कभी आपने लाइक लिजर्ड्स को कभी धूप सेकते हुए देखा होगा बच्चों, सनबाथ करते हुए, राइट। सनबाथ नहीं, ठीक है, धूप सेकते हुए। ऐसे ही आपने रेप्टाइल्स में स्नेक्स को भी कभी देखा होगा, है ना, देखा होगा। सो दे आर जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बच्चों, बट वी रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। अगर हम धूप में होते हैं, अगर आप धूप में हैं, आप 44 डिग्री सेल्सियस में, तो आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी कैसे? आपकी बॉडी स्वेटनिंग करनी स्टार्ट कर देगी। अगर आप ठंड में हैं, आपकी बॉडी शिवरिंग करनी स्टार्ट कर देती है, तो रेगुलेट करती है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को। वी हैव द एबिलिटी, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, वी हैव द एबिलिटी, राइट बच्चों। सो द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स व्हिच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर देते, सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर देते। सो डू नॉट पजेस अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मींस उनके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए वो रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। और इसलिए इनको पोइकिलोथर्म्स बोला जाता है एंड वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स बच्चों, ठीक है जी। तो ये पॉइंट हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हमें अच्छे से समझ यहाँ पे बच्चों आ गया होगा। अब अगला सवाल है, यहाँ पे टर्म है एक रेडिएटा। आपको याद होगा जब हम लोग सिमेट्री पढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर में, तो एसिमेट्री एनिमल, बाइसिमेट्रिकल एनिमल, रेडियल सिमेट्री एनिमल पढ़ते हैं ना। एसिमेट्री जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री बेसिकली अरेंजमेंट जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेडिएटा जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स होते हैं रेडिएटा। एटा एनिमल्स आ गए ना, जैसे वर्ड आता है कॉर्डेटा, रेडिएटा। एटा मतलब समथिंग टू हैव, जैसे कॉर्डेटा, दे हैव अ थिक स्ट्रिंग, they have a not a cord, they have a chordata, cord data, eta मतलब something have, right? So radiata means radiata वो animals हैं having radial symmetry of their body, body में radial symmetry जो देखने को मिलती है। आपने देखा होगा radial symmetry कुछ इस तरीके से, right? radial symmetry सेंटर में से कोई प्लेन पास कर रहा है तो किसी भी पार्ट में डिवाइड जो है इक्वली हमें देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके से, है ना।
तो वो नहीं पूछा हमारे से 1 मार्क का एक इतना क्वेश्चन पूछा है कि इनको क्या बोलते हैं, तो ये हमारी रेडियल सिमेट्री होती है इन एनिमल्स के पास। अब अगला सवाल, ये भी आप लोगों ने कुछ बेसिक्स में देखा होगा बच्चों, इनवर्टिब्रेट से पहले जो छोटा सा बेसिक एक सेगमेंट है हमारा, छोटा क्या एक्चुअल में पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो क्वेश्चंस भी हमें देखने चाहिए। सो व्हाट इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम? अब दो टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, क्लोज टाइप और दूसरा ओपन टाइप। अब क्लोज टाइप जनरली आप जब अपने बॉडी के अंदर देखते हो तो आपको क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है, और क्लोज टाइप में हम बोलते हैं कि यहाँ आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, सिंपली जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। यहाँ जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड इज नॉट कन्फाइंड इनटू द ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स में नहीं जा रहा, एंड बाथ्स द सेल्स एज वेल एज टिश्यू इज नोन एज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। डायरेक्टली जो बाथेड होते हैं, बोलते हैं टिश्यूज जो होते हैं डायरेक्टली उसके अंदर बाथेड होते हैं, कोई वेसल्स नहीं है स्पेसिफिक, इसलिए इसको ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात इसमें यहां हमारे से पूछी गई है बच्चों। अगला क्वेश्चन, राइट अ टेक्निकल टर्म फॉर एन एनिमल हैविंग ट्रू बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी पढ़ा है ना हमने, बॉडी स्पेस जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारी सिग्निफिकेंस है उसकी। आपकी बॉडी के जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से वर्क कर पाते हैं, स्पेस मिल पाता है बॉडी ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए। फंक्शन यानी कि वही फिजियोलॉजी को चलाने के लिए, फिजियोलॉजी को मेंटेन करके रखने के लिए स्पेस मिल पाता है, दैट इज सिंपली दी बॉडी कैविटी विच इज कॉल्ड द सिलोम। ठीक है, और ऐसे एनिमल जिनके पास सिलोम प्रेजेंट होती है उन्हें सिलोमेट कहा जाता है। एट दोबारा है ना, एट समथिंग हैव, दे हैव सिलोम। So coelomate are animals having true body cavity। क्या है उनके पास? एक ट्रू बॉडी कैविटी जो है वो देखने को मिलती है, तो they are coelomate। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, व्हाट आर बाइलेटेरिया? बाइलेट्रिया या बाइलेट्रिया कह सकते हैं। बाइलेट्रिया क्या है यहाँ पे? बाइलेट्रिया बाइलेटरल सिमेट्री, याद होगा सभी ने, हमने सुना है, सिमेट्री के अंदर ही पढ़ा है ये। सो एनिमल्स विद बाइलेटरल सिमेट्री आर कॉल्ड बाइलेट्रिया। ऐसे एनिमल जिनके पास बाइलेटरल सिमेट्री बॉडी में देखने को मिलती है, यानी कि इक्वल लेफ्ट और राइट हाफ में, जब कोई प्लेन जो है सेंट्रली पास्ड होगा बॉडी से, तो बॉडी जो इक्वल लेफ्ट और राइट हाफ के अंदर डिवाइड हो जाएगी, उसी को हम बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं, गिव द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। देखो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स जो हमें देखने को मिलते हैं। मुझे लेवल्स की जो शुरुआत होती है ना, जनरली हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल से, देन हम पढ़ते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन फंक्शन, एज वेल एज सिमिलर इन ऑरिजिन। मिलके क्या करती है? वेरी गुड, टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं, ये ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, एंड देन एक ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों उसका फॉर्मेशन होता है। तो गिव द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन एनिमल। किसी एनिमल में हमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बच्चों? तो सबसे पहले जनरली जब बच्चों से पूछा जाता है तो वो सेलुलर लेवल से शुरुआत करते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं है अबाउट द प्रोटोप्लाज्मिक लेवल एज वेल। सो एनिमल्स डिफर ग्रेटली इन देयर शेप। देखो अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज के बारे में बात करते हैं हम। सो देयर बॉडी शो different level of organization and body plan as well। ठीक है जी, जैसे कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, राइट, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, याद है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हम बोलते हैं, इसी को होल्ड पे रखते हैं। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं बच्चों, हम क्या पढ़ते हैं कि दे हैव लाइक ऑर्गन सिस्टम में, जब बेसिकली हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि दे हैव ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेक का मतलब क्या है? जहां पे सिंगल ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग ऐसी है जो एग्जिट और एंट्री दोनों का काम कर रही है। और जब हम बोलते हैं कि दे हैव अ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, पढ़ते हैं ना टर्म, दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, दैट मीन्स दे हैव टू ओपनिंग्स, the one for the entry and the other one is for the exit। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ, तो आप वहां पे पढ़ते हो कि दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, राइट। एक ओपनिंग काम करती है माउथ का और दूसरा जो काम कर रही है वो एनस का काम कर रही है। सो बॉडी प्लान हो गया वो। अब यहां पे हम बात, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में,
सो सबसे पहला आता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जैसे कि हमें प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, राइट। देन आता है हमारा सेल्यूलर लेवल, कंप्लीट एक सेल बन गई, जो हमें स्पॉन्जेस में हमने पढ़ा, पॉरीफेरांस में। देन टिश्यू लेवल, जैसे कि सिलेंट्रेट में पढ़ा, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी जो मेटाजोन्स हैं वो सभी के सभी हमारे जो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए वो हमारे इनके अंदर आ गए। यूकैरियोटिक तो खैर सारे ही हैं, तो जितने भी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आ गए वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उनकी बात करते हैं। तो ये एक सवाल हमारा यहाँ से बच्चों बन गया। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट जर्मिनल लेयर। ये जर्मिनल लेयर्स ही नहीं बनेंगे तो आगे डेवलपमेंट कैसे होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है यहाँ पे बच्चों, या तो वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, मैं डायरेक्ट टर्म पे आ रहा हूँ, या तो डिप्लोब्लास्टिक हम लोग पढ़ते हैं, है ना, या फिर हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना बच्चों। ये दोनों ही टर्म्स तो हम लोग जानते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। अब जहां पे हमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो जर्मिनल लेयर्स देखने को मिले डिप्लोब्लास्टिक, जहां तीनों देखने को मिल रही है वहां पे हम बात करते हैं किसकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मैं जानता हूं यहाँ पे बीच में भी इनके कुछ सीमेंटिंग लेयर्स होती हैं जो इनको जोड़ने का काम करती हैं, जैसे कि यहाँ पे मीजोग्लिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, याद आया। यहाँ कंप्लीटली मीजोडर्म जो है वो देखने को मिलती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, या एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो यहाँ कंप्लीटली एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो है वो बच्चों बनता है। देखिए जरा, द जर्मिनल और जर्म लेयर्स आर प्राइमरी लेयर्स। बच्चों प्राइमरी लेयर्स क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि इसी से आगे जाके जितने भी जो आपके ऑर्गन्स बन रहे हैं वो ऑर्गन्स को वही तो बना रही है, आगे जाके जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है यही तो कर रही है जर्म लेयर। तो जर्मिनल लेयर और जर्म लेयर्स आर प्राइमरी लेयर्स ऑफ सेल which differentiate into developing embryo and form from which various tissues and organs of the body of the animal body develop। तो वही आगे जाके ये आगे एम्ब्रियो बना रहा है एंड आगे आपका फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। बेसिकली आगे जाके पूरा डेवलपमेंट जो है इन्हीं से होता है। मैक्सिमम कितनी जर्मिनल लेयर होंगी, मैक्सिमम अगर बात करें तो 3 जर्मिनल लेयर जो है वो देखने को मिलेंगी। आर फाउंड इन एम्ब्रियो, दे आर एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो बाहर वाले ऑर्गन्स आपके डेवलप हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो हेयर्स हैं, आपके जो नेल्स हैं, एनिमल्स में हॉर्न्स होते हैं, कैसे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ द एक्टोडर्म। मीजोडर्म, एंडोडर्म, अलग अलग बॉडी के अंदर हमारे जीआईटी ट्रैक हो, ब्रेन हो, हार्ट हो, राइट, बोन्स हो, ब्लड हो, सभी जो है बच्चों अलग अलग नर्वस सिस्टम हो, अलग अलग मीजोडर्म एंडोडर्म से मिलके जो है वो बनते हैं। आउट ऑफ दिस मीजोडर्म इज द लास्ट डेवलप इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड द मीजोडर्म, बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म कैसे होती है, लास्ट टू डेवलप इन द बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। पहले दोनों बन रही हैं और उसके बीच में जो है ये मीजोडर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे अच्छे से यहाँ क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेम द स्पेशल सेल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिलेंट्रेट। अब सिलेंट्रेट हमने क्या पढ़ा बच्चों, सिलेंट्रेट में हमने पढ़ा निडेरियंस के बारे में। स्पेशलाइज्ड सेल्स आपको याद होगा, स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होती हैं, डिफेंस में हेल्प करती हैं, अटैचमेंट में हेल्प करती हैं सर्फेसिस के साथ, राइट। तो इनको क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट के नाम से जानते हैं या फिर निमेटोब्लास्ट के नाम से हम इनको जानते हैं। सिंपल क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट जुदा पूछा गया था। अगला जो सवाल है, नेम अ सैंग्विवोरस एनेलिड। देखो एनेलिड्स में हमने पढ़ा है ना बच्चों, हमने अर्थवॉर्म भी पढ़े हैं, हमने नेरेस भी पढ़ा है, हमने हाइरोडेनेरिया भी पढ़ा है, याद है ना। सैंग्विवोरस का मतलब होता है जो ब्लड सकर्स होते हैं, जो ब्लड सक करने वाले एनिमल जो हैं वो होते हैं, उन्हें सैंग्विवोरस का नाम दिया जाता है। तो सैंग्विवोरस में जो हाइरोडेनेरिया आता है, हाइरोडेनेरिया ग्रैन्युलोसा, जिसे कैटल लीच के नाम से भी जाना जाता है, लीच जिसे आप बोलते हैं आसान भाषा में, राइट। तो हाइरोडेनेरिया ग्रैन्युलोसा जो है बच्चों, ये हाइरोडेनेरिया ग्रैन्युलोसा एक ब्लड सकर है, एक सैंग्विवोरस एनिमल के अंदर आता है। दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। अगला जो सवाल है यहाँ पे, What prevents the blood from clotting while the leech is feeding? बच्चों ये अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक भी पहुंच जाते हैं। हम तो यहाँ सीबीएसई लेवल पे बात करें, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि देखो जब वो ब्लड सक कर रहा है फीडिंग के टाइम पे, तो ऐसा क्या है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने दे रहा। ब्लड तो क्लॉट हो जाना चाहिए ना,
वो सक कर रहा है तो ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए। भाई ब्लड आपका अगर निकल रहा है तो थोड़ी देर में क्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में ऐसा क्या है उसके पास जो क्लॉटिंग में नहीं कर रहा? तो दे हैव, ऑब्वियस सी बात है सर, उसके पास कोई ना कोई एंटीकोएगुलेंट जो है वो प्रेजेंट होगा, लेकिन वो लोकेटेड कहां होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। सो एंटीकोएगुलेंट हाइड्रोडिन इन द salivary gland, this can be framed as a question of the leech। तो लीच की कहां पे, लीच की सेलेवरी ग्लैंड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है एंटीकोएगुलेंट। एंटी का मतलब अगेंस्ट, कोएगुलेंट मतलब उसको जमा देने वाला, राइट बच्चों। तो ये इस तरीके से, मजा आ रहा है ना। तो ऐसे ही मजेदार जो बच्चों हमने आप लोगों के लिए वन शॉट तैयार किए हैं, माइंड मैप्स तैयार किए हैं, एक भी हर एक चैप्टर का कोई भी चैप्टर मिस नहीं होना चाहिए आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। कहां मिलेंगे? सबकी प्लेलिस्ट है, आई बटन पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप हमारे साथ उन वीडियोस को देख सकते हैं बच्चों, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, अपने और नॉलेज गेन जो है वो कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसी बीच अगला जो सवाल है वो है व्हाट इज रेड्यूला। अब रेड्यूला हमने कहां पढ़ा है सर? रेड्यूला हमने पढ़ा है मोलस्का के अंदर, फाइलम मोलस्का, जिसे हम प्यार से सेकंड लार्जेस्ट फाइलम भी बोलते हैं। मैं जानता हूं आप यही सोच रहे होंगे, जिसमें ऑक्टोपस आता है, डेविल फिश, है ना? ओके हाँ सर, कुछ ऐसे भी इसमें फाइलम, ऐसे भी इसमें एनिमल्स आते हैं जिसमें हमें टॉर्जन देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, जिसकी बॉडी ट्विस्टिंग देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है, स्नेल के नाम से भी जानते हैं। तो रेड्यूला जो होता है बच्चों, रेड्यूला एक रास्पिंग ऑर्गन होता है मोलस्का के अंदर। जो टॉर्जन जिन एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है, इसमें उनमें रैस्पिंग ऑर्गन होता है जो बेसिकली फीडिंग में सपोर्ट करता है। जैसे आपके बकल कैविटी में दांत होते हैं, वैसे यहाँ रैस्पिंग ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो रेड्यूला इज अ टीथ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द बकल कैविटी ऑफ द स्नेल। स्नेल की बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। क्या बोलते हैं इसको? इसे हम रैस्पिंग ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है रैस्पिंग ऑर्गन का मतलब? रैस्पिंग ऑर्गन होता है बच्चों जैसे कि उधेड़ देना, ठीक है, पकड़ लेना एकदम, जैसे इट्स ए टीथ लाइक स्ट्रक्चर। तो टीथ क्या करते हैं आपके? जब आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, तो दांतों से आप उसको मस्टिकेट करते हो, चबाते हो आप अपने फूड को। यहां पे भी रैस्पिंग ऑर्गन इसको बोलते हैं, रेड्यूला को, ठीक है। तो ये रैस्पिंग ऑर्गन क्या करता है? जैसे कि उधेड़ के रख देना उसको। उधेड़ने से मेरा मतलब, अब उधेड़ने से मतलब है बेटा कि यहाँ पे वो उसको पकड़ लेता है, ठीक है, उसको बकल कैविटी के अंदर ले जाता है, राइट, हेल्प करता है, जैसे टीथ काम करता है ना वैसे काम करता है। तो इसलिए इसको रैस्पिंग ऑर्गन बोला जाता है यहाँ पे। तो टीथ लाइक स्ट्रक्चर, वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे? टीथ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है? सवाल है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग बाय गिवन वन मेन पॉइंट। वन मेन पॉइंट को हमें ध्यान में रखते हुए सिलेंटेरॉन और स्पॉन्जोसील के बारे में बताना है। देखो टेरॉन और सील, जब भी ऐसे वर्ड आए ना, किसी भी वर्ड से पहले समझ जाना वहां उसकी कैविटीज के बारे में बात हो रही है। और यहां पर भी जो ये बात की जा रही है, यहां पर भी ये बात की जा रही है इसकी बॉडी कैविटीज को लेके। देखो दोनों की बॉडी कैविटीज है ना, ये दोनों की ही बॉडी कैविटी है ये, है ना बच्चों। एक हो गई सिलेंट्रॉन, किसकी हो गई? निडेरियंस की। यहां किसके बारे में बात की जा रही है? निडेरियंस के बारे में बात की जा रही है। और स्पॉन्जोसिल में किसके बारे में बात की जा रही है? स्पॉन्जेस के बारे में बात की जा रही है ना जी, पॉरीफेरा जिसको आप बोल रहे हो। तो दोनों में से एक कैविटी जो है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चों, जब भी आप ये क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के डिस्टिंग्विश वाले, तो आपको टेब्यूलर फॉर्म के अंदर करने हैं, इसी तरीके से, ठीक है, टेब्यूलर फॉर्म के अंदर करने हैं हमेशा बच्चों। डिफरेंस चाहे 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है उसमें, अगर आप एग्जाम्पल भी डालते हो तो भी आप उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख के आओ। डिफरेंशिएट का मतलब ही ये होता है कि आप उसको इस तरीके से एक्सप्लेन। देखो ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ बच्चों ये भी तो सीख रहे हैं ना कि हाउ टू राइट, कितनी क्वांटिटी आपको रखनी है, कैसी क्वालिटी आपको रखनी है, ये भी तो सीख रहे हैं ना इन क्वेश्चंस में। क्या कहा मैंने? किस तरह से आपको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, ये भी तो हेल्प मिलेगी आपको इसमें, राइट। तो लिखोगे कैसे, सही तरीके से कैसे लिखना है, कितना लिखना है, तो 2 चीजें, क्वांटिटी और क्वालिटी, दोनों को ध्यान में रखते हुए हम यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो सिलेंटेरॉन इन निडेरियंस द बॉडी एनक्लोजेज सिलेंटेरॉन कैविटी। सिलेंटेरॉन कैविटी हो गई बेसिकली, हेंस द नेम सिलेंट्रेटा इज गिवन टू दिस फाइलम। इसीलिए इन निडेरियंस को
हम सिलेंट्रेटा कहते हैं क्योंकि दे हैव एक कैविटी है जिसको हम सिलेंटेरॉन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे स्पॉन्जेस में हमें बॉडी वॉल जो होती है वो एनक्लोज होती है एक लार्ज कैविटी में जिसे स्पॉन्जोसील कहा जाता है। तो ये भी एक कैविटी हो गई स्पॉन्जोसील। तो यहाँ दोनों में इसलिए इनको इन नामों से भी बुलाया जाता है बिकॉज ऑफ देयर दे हैव अ कैविटी लाइक दिस रीजन। अब जैसे स्पॉन्जेस की बात करूं तो स्पॉन्जोसील में स्पॉन्जेस में आप लोग जानते हैं कि दे हैव अ पोरस बॉडी, जानते हैं ना। पोरस बॉडी में ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टिया से पानी जाता है, कहां जाता है? अंदर, सेंट्रल कैविटी के अंदर जाता है, जिसे हम स्पॉन्जोसील के नाम से जानते हैं। और यहां स्पॉन्जोसील से यहां स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं जो कि इस पानी को ऊपर की तरफ भेजने का काम करती है और वाटर जो है वो फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हुए इसकी ऑस्कुलम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। यही तो हुआ। तो यहां पे क्या हुआ, इस स्पॉन्जोसील ने क्या किया, एक सेंट्रल कैविटी ने एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करके रखने में अपना काम किया। ठीक है, सेंट्रल कैविटी है बॉडी की। इस तरीके से यहां पे भी हमें फंक्शनिंग देखने को मिलती है इन निडेरियंस की सिलेंट्रॉन से। सिलेंट्रॉन के पास हैज वन अपर्चर माउथ। ठीक है, एक ही माउथ होता है बिकॉज दे हैव अ ब्लाइंड सेक, क्योंकि बॉडी प्लान जो है सिलेंट्रॉन का कैसा है, बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेक का मतलब क्या होता है कि सिंगल ओपनिंग है। ब्लाइंड सेक का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लाइंड सेक का मतलब होता है कि बॉडी में सिंगल ओपनिंग है और यही सिंगल ओपनिंग जो है ये काम कर रही है दोनों चीजों का, माउथ का भी और एनस का भी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। सो एनस क्या है यहां पे, एनस इज एब्सेंट। सिलेंट्रॉन इज लाइंड बाय द गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस इज अ लेयर, डर्मा मतलब लेयर, एंड गैस्ट्रो रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो यहां पे गैस्ट्रोडर्मिस लेयर होती है बच्चों, राइट। जबकि स्पॉन्जोसील जो होती है लाइंड बाय द फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट्स। यहां कैसी सेल है, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला प्रेजेंट है अंदर की तरफ। ठीक है, एंडोडर्म में फ्लैजिला प्रेजेंट है। सो वो पानी को ऊपर की तरफ भेजती हैं। सो वाटर करंट एंटर थ्रू दी डर्मल ऑस्टिया, जो ऑस्टिया जो पोर्स होते हैं बॉडी के बाहर, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द स्पॉन्जोसील द वाटर गोज आउट बाय द ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। दो डिफरेंस हो गए। तीसरे डिफरेंस में क्या करेंगे, आप इनके एग्जांपल लिख देंगे, जैसे हाइड्रा है, फाइसिलिया है, एडेम्सिया है। यहां पे स्पॉन्जेस में यूप्लैक्टेला है, ल्यूकोसोलेनिन है, साइफा है, कितने सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहां अलग अलग एग्जांपल लिख देंगे। सो दैट इज द राइट वे हाउ टू राइट। ठीक है, हाउ टू इंप्रेस योर टीचर, राइट। आप उनको किस तरीके से अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे अपने आंसर का, जिससे कि आपको बढ़िया मार्क्स जो है वो बढ़िया मिल पाए, गुलाब जामुन। ठीक है, चलिए जी, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। अगला देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द एनालिडा एंड द ऑर्थ्रोपोडा। अगेन उसी टेबुलर फॉर्म में हम लोग डिफरेंस करेंगे। देखो जरा, एलोंगेटेड होती है बॉडी, बिल्कुल होती है सर। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, यानी कि बॉडी में मेटामेरिज्म देखने को मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, यानी कि बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है, एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है। जबकि यहाँ पे बॉडी जो होती है बच्चों कैसे होती है, बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड से मतलब है बॉडी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में। द सिफेलिक इनटू द सिफेलिक का मतलब होता है हेड, सिफेलिक का मतलब होता है हेड बच्चों। सिफिलाइजेशन पढ़ा है ना हमने इसमें, सिफेलिक का मतलब होता है हेड। ठीक है, थोरासिस मेन एंड द एब्डोमिनल रीजन आगे। अपेंडेज जो होते हैं बॉर्न होते हैं ऑन द बॉडी सेगमेंट। बेसिकली जो अपेंडेजेस इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमें जनरली हम देखते हैं इसके जो हाथ पैर, हम आसान भाषा में कह सकते हैं, तो वो हमें अपेंडेजेस जो होते हैं वो बॉडी के सेगमेंट्स पे देखने को मिलते हैं। जबकि अपेंडेजेस जो होते हैं वो सेगमेंटेड होती हैं, जॉइंटेड, सेगमेंटेड होती है या फिर जॉइंटेड होती है। जनरली जॉइंटेड हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए उसका नाम आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड एंड पोडा मतलब लेग्स। वेरी गुड। सो बॉडी वॉल जो होती है यहाँ पे कैसी होती है, डर्मोमस्कुलर होती है। यहाँ पे जो बॉडी वॉल होती है वो डर्मोमस्कुलर नहीं होती। बॉडी कैविटी कैसी होती है, सिलोम होती है प्रॉपर यहाँ पे। यहाँ बॉडी कैविटी कैसी होती है, हिमोसील होती है। कैविटीज के बारे में बात की जा रही है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो यहाँ हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है एब्सेंट होता है। तो ये डिफरेंसेस जो है बच्चों, ये तो हमने कोई भी डिफरेंस ले लिए, लेकिन उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे आपको कितने डिफरेंसेस याद हैं? आप बेसिक सिमेट्री के बिहाफ पे, सिलोम के बिहाफ पे, और आप जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के, मतलब आप डिफरेंस जो है अपने आपको, आप एग्जाम्पल्स का भी डिफरेंस दे सकते हो, नो वरी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि पहले आप बेसिक जो है
उसमें जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनके बारे में पहले लिखें। हाँ, अगर प्रॉब्लम होती है, याद नहीं रहता, तो आप एग्जाम्पल्स की तरफ जाओ, राइट, क्योंकि एग्जाम्पल जनरली फिर वो काउंट नहीं होते, लेकिन मजबूरी में फिर आपको मार्क्स जो है टीचर को देने पड़ते हैं कि चलो एग्जाम्पल जो है उन्होंने बच्चों ने मेंशन किया है। तो कोशिश कीजिए कि पहले जनरल डिफरेंसेस के बारे में बात करें, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की तरफ उसमें मूव करें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेम एनी टू फाइला विच हैव अ पैरासाइटिक मेंबर। अब पैरासाइट्स कौन होते हैं बच्चों? द ऑर्गेनिज्म हु डिपेंडेंट ऑन द होस्ट बॉडी फॉर द शेल्टर एंड द फूड। दो चीजों के लिए, शेल्टर और फूड के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पे, व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस, गिव वन एग्जांपल ऑफ इस। हमें एग्जांपल देना। देखो दो फाइला जिसमें हमें पैरासाइट देखने को मिलते हैं, हमने पढ़े हैं ना फ्लैटवर्म जैसे। फ्लैटवर्म कौन किसको बिलोंग करते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थ्स को। प्लैटी का तो मतलब ही फ्लैट होता है और हेल्मिन्थ्स मतलब जो वर्म्स होते हैं, तो इसलिए इन्हें फ्लैटवर्म्स के नाम से जाना जाता है। एशेलमिन्थ्स की अगर बात करें तो एशेलमिन्थ्स में हमारे कौन से आते हैं? राउंडवर्म्स आते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों इनको राउंडवर्म? अगर हम इनका ट्रांसफर सेक्शन करें तो बॉडी एनाटॉमिकली अंदर से कैसी दिखती है? राउंड दिखती है। कैसे दिखती है? राउंड। इसलिए इनको राउंडवर्म के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल पूछा गया था यहाँ पे कि बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो कौन होते हैं? बायो का मतलब होता है लिविंग और ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट इमिट करने वाले। अब आमतौर पे आपने जुगनू को अपने आसपास, फायरफ्लाई को देखा होगा, लेकिन सोचिए कि अगर यही लाइट पानी के अंदर देखने को मिलती है तब कैसे, कितना सुंदर दिखेगा। बिल्कुल। तो ये स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होता है इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बच्चों। जैसे गोनियोलिक्स का एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा है, रेड टाइड सीज के नाम से भी जाने जाते हैं। शुरुआत में तो इनको घोस्ट तक कह दिया गया था। क्या ये बात जानते हैं आप? क्योंकि उस टाइम पे हमें इनके बारे में पता नहीं था। स्पेशलाइज्ड ल्यूसीफेरिन प्रोटीन्स होते हैं बच्चों इनकी बॉडी में। स्पेशलाइज्ड ल्यूसीफेरिन प्रोटीन होते हैं जो कि इस मैकेनिज्म को चलाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रोडक्शन ऑफ and the emission of light by the living organism, and it is a form of the chemiluminescence, for example noctiluca and the goniolux, one of the best example of the bioluminescence, और हम लोगों ने इसके बारे में यहाँ पे पढ़ा भी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लैटीहेल्मिन्थ्स। रिप्रोडक्शन के ऊपर अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ब्रीफ नोट बच्चे ने देख लिया और ये वर्ड पे फोकस नहीं किया, वो पूरा का पूरा प्लैटीहेल्मिन्थ्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखाएगा। लेकिन मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला कि वहां बच्चों सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा गया उसके कि कैसे होता है, तो हम मेन पॉइंट जो है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। कैसे? देखो, फ्लैटफॉर्म जनरली हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं एक ही में। द एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम एनकरेजेस क्रॉस फर्टिलाइजेशन। गोनैड्स जो होते हैं, गोनैड्स में डक्ट्स देखने को मिलती है विच लीड टू द कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। गोनैड्स जनरली जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनको बोला जाता है। विविपेरस होते हैं, यानी कि अपने यंग वन को प्रोडक्शन करते हैं। उसके अलावा लाइफ हिस्ट्री जो ऑफन इंक्लूड्स वन और मोर लार्वा स्टेजेस। लार्वा स्टेजेस का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द पैरासाइट फॉर्म्स इन्वॉल्व मोर देन वन होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ज्यादातर पैरासाइट ऐसे हैं इसमें जिनको मोर देन वन होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब इन पैरासाइट्स को हम डाइजेनेटिक पैरासाइट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाई का मतलब होता है टू, यानी कि जिसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो या उससे दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ट्रांसवर्सली फिजन देखने को मिलता है कुछ फॉर्म्स में। दे आल्सो हैव द पावर ऑफ रीजनरेशन एज वेल। तो रीजनरेशन भी एक तरीके से एसेक्सुअल का ही एक पार्ट है। तो ये पॉइंट जो है हमें अच्छे समझ आए बच्चों, राइट। तो ये सभी क्वेश्चन जो थे बच्चों वो थे इनवर्टिब्रेट्स के पार्ट 1 से। आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर को बच्चों एंजॉय किया है, राइट। और आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपकी रिकॉल कराने में जो आपने सीखा होगा इस चैप्टर से, अगर नहीं सीखा पहली बार देख रहे हैं तो मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प की हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।